हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं। आज इंश्योरेंस टॉपिक और चैप्टर 4 पोस्टल सर्विसेज पूरा करके हम आज खत्म कर देंगे। इंश्योरेंस के टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आज हम कवर अप करने वाले हैं। बच्चों, सिलेबस में तो सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट ही है, तो मैं आपके साथ सिर्फ कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करूंगी। लेकिन इंश्योरेंस जो है एक बहुत ही डिमांडिंग फील्ड है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। या आगे चलकर एक करियर ऑप्शन बन सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंश्योरेंस में अपना करियर बना रहे हैं। मैं बहुत सारे अपने ऐसे एक्स स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो कि बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं इंश्योरेंस कंपनीज पे और बहुत सक्सेसफुल भी हैं। तो आप में से कोई भी जो है वो इंश्योरेंस को अपना करियर ऑप्शन बना सकता है। फिलहाल तो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वही आप बहुत ध्यान से सुनिए और उसमें से जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं एनुअल एग्जाम में या टर्मिनल एग्जाम्स में वो आप अच्छे से आंसर कर सकें। लेकिन जो भी इस पे कंटेंट अवेलेबल है, अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो तो वो भी आप गैदर कर सकते हैं, वो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकती हैं इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए बच्चों, बहुत ज्यादा टाइम ना लगाकर हम आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। क्लासिफिकेशन के हिसाब से बच्चों वैसे तो दो क्लासिफिकेशंस ही होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस में फायर और मैरीन दोनों कवर अप हो जाते हैं और बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, लेकिन हमें सारी डिटेल में नहीं करनी है। हमको इन तीनों का सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है। So let's have a quick look at various types of insurance. Let's compare the three types of insurance. Different basis पे बच्चों यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया है, कंपैरिजन चार्ट बनाया है। ये बेसिस आप अपने पास नोट कर लीजिए, जिसके ऊपर हम इन 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को कंपेयर करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ रिस्क, on the basis of duration, surrender value, indemnity, policy amount, contingency of the event and insurable interest। तो ये सारे बेसिस लेकर हम तीनों इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे और इन्हें कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, वो आप अपने पास नोट कर लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन देखिए, द इंश्योरर एग्रीज टू पे टू द अश्योर्ड ऑन द इवेंट हैपनिंग और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी। एक तो वर्ड ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस है वहां पर इंश्योर्ड भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अश्योर्ड यूज करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो लाइफ इंश्योरेंस का है कि यहाँ पर जो पेमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट है वो कंपल्सरी है। और कब दी जाती है वो अमाउंट? एट द टाइम ऑफ इवेंट हैपनिंग एंड एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। क्योंकि यहां पर या तो डेथ ऑफ अ पर्सन पे पॉलिसी अमाउंट मिलता है, या अगर डेथ से पहले ही पॉलिसी एक्सपायर हो जाए तो उस डेट पर भी पॉलिसी अमाउंट मिलता है। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ना कहकर इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस माना जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस वैसे तो सिर्फ लाइफ ऑफ अ पर्सन से ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसका स्कोप बहुत बढ़ गया। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बहुत सारी इंश्योरेंस जो है वो इसमें एड अप हो गई हैं। कम टू द नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस। द इंश्योरर एग्रीज टू पे द इंश्योर्ड द लॉस कॉज्ड बाय फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब ये खास पीरियड के लिए ली जाती है। जनरली वो पीरियड 1 ईयर होता है और उस टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई लॉस हो टू द सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू फायर, वो इसमें कवर अप होता है। कम टू मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन मतलब होता है सी से रिलेटेड पैरल्स जिनको इंश्योर कराते हैं। द इंश्योरर एग्रीज टू पे टू द इंश्योर्ड अगेंस्ट द मैरीन लॉसेस और अगेंस्ट द सी पैरल्स। बहुत सारी तरह के सी पैरल्स होते हैं, जैसे शिप अटैक्ड बाय द एनिमीज, कैप्चर्ड बाय द पायरेट्स, एक्शन ऑफ द क्रू मेंबर्स और द कैप्टन ऑफ द शिप,
कोलिजन ऑफ द शिप, वेदर कंडीशंस, ये सारी की सारी सी पैरल्स में कवर अप होती हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, या तो पर्टिकुलर वॉयज के लिए होती है, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, या मिक्स पॉलिसी होती है जिसमें वॉयज और टाइम पीरियड दोनों कवर अप होते हैं। तो अब इन तीनों की बेसिक्स जानने के बाद इनको कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट मैटर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? ह्यूमन लाइफ, लाइफ ऑफ अ पर्सन। और फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस में वो सब्जेक्ट मैटर अलग है। यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी या असेट्स है, और वहां पर शिप, कार्गो या फ्रेट, फ्रेट चार्जेस होते हैं, कैरियर चार्जेस, उनकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ली जाती है। उसके बाद देखिए एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है कि क्या क्या एलिमेंट्स इसमें कवर अप होते हैं। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही एलिमेंट इसमें कवर अप होते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन तो है ही अगेंस्ट द लाइफ, अगेंस्ट द एक्सीडेंट, लेकिन इसमें क्योंकि अमाउंट मिलता ही मिलता है either on the expiry of the period or on the death, whichever is earlier, तो इसीलिए इसको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी कहा जाता है। लेकिन फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस ओनली प्रोटेक्शन कवर देते हैं, उसमें कोई अमाउंट जो है कंपल्सरीली इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड को नहीं मिलता है। सिर्फ अगर लॉस हैपन होगा तो जितना लॉस होगा उसका कंपनसेशन मिलेगा। कोई एक ऐसा फिक्स पॉलिसी अमाउंट नहीं है जो कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को देगी इन केस ऑफ फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस, बट अ फिक्स सम इज पेड to the insured in case of life insurance. Come to the next point, duration. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादातर लंबे टाइम के लिए ली जाती हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, यहां तक कि 30 साल की भी, तो इनका ड्यूरेशन लॉन्गर होता है। फायर और मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं वो नॉर्मली 1 ईयर की होती हैं और इनका ड्यूरेशन शॉर्टर होता है। उसके बाद सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि अगर इंश्योर्ड बीच में ही पॉलिसी छोड़ना चाहे तो वो क्या ऐसा कर सकता है या नहीं, और अगर ऐसा कर सकता है तो क्या उसको उस पॉलिसी का जो वो ऑलरेडी प्रीमियम पे कर चुका है उसका कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है उस केस में सरेंडर वैल्यू होती है। अगर 5 साल की पॉलिसी ली और 2 साल बाद इंश्योर्ड ने उसे सरेंडर कर दिया तो कुछ अमाउंट, पूरा प्रीमियम तो नहीं जो वो दे चुका, लेकिन सर्टेन सरेंडर वैल्यू होती है जो पॉलिसी में ऑलरेडी लिखी होती है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सारी सरेंडर वैल्यूज पॉलिसी बॉन्ड में लिखी होती हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में सरेंडर वैल्यू होती है, लेकिन फायर और मैरीन इंश्योरेंस में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है। अगर आपने सरेंडर कर दी पॉलिसी तो अब आपका उसके ऊपर क्लेम या कंपनसेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होगी। फिर इंडेमनिटी प्रिंसिपल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। रीजन क्या है? दैट लॉस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एक अलग से भी पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, मेजरमेंट ऑफ लॉस, उसको हम इंडेमनिटी के साथ ही जोड़ देंगे कि इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज the loss cannot be measured in terms of money. But fire and marine insurance are the contract of indemnity, मतलब फायर और मैरीन इंश्योरेंस में उतना ही कंपनसेशन मिलेगा जितना कि लॉस हुआ है, क्योंकि वो लॉस आसानी से मेजर किया जा सकता है। फिर पॉलिसी अमाउंट की अगर हम बात करें कि कितना पॉलिसी अमाउंट होना चाहिए या होता है और उसको डिसाइड कौन करता है, तो यहां पर पॉलिसी अमाउंट जो है वो इंश्योर्ड डिसाइड करता है। इंश्योर्ड अपने आप तय करेगा कि मेरी लाइफ की जो अमाउंट है वो 10 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, 2 करोड़ भी हो सकती है, पर प्रीमियम उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। तो जो पॉलिसी अमाउंट है ज्यादातर बहुत हाई होता है इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस, और वो डिसाइड कौन करता है? इंश्योर्ड डिसाइड करता है। लेकिन फायर और मैरीन इंश्योरेंस में ऐसा नहीं हो सकता है कि गुड्स जो हम इंश्योर करवा रहे हैं वो 10 लाख की वैल्यू के हैं तो हम उसकी 1 करोड़ की पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। वहां पर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ही इंश्योरेंस का पॉलिसी अमाउंट होगा। वैल्यू ऑफ द शिप या कार्गो मैरीन इंश्योरेंस में होती है, वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर फायर इंश्योरेंस में होती है, बट वैल्यू ऑफ द लाइफ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस में होती है, और दैट वैल्यू ऑफ लाइफ इज टू बी डिसाइडेड बाय द इंश्योर्ड। Come to the next point, contingency of the event. Contingency means dependent. तो लाइफ इंश्योरेंस में इवेंट जो है वो बाउंड टू हैपन है, सर्टेनिटी है,
because no person is going to live ever. A person is bound to die. अगर किसी ने 20 साल की या 30 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उससे पहले भी उसकी डेथ हो सकती है, उसके बाद भी उसकी डेथ हो सकती है, बट डेथ इज सर्टेन। तो जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए पॉलिसी ले रखी है वो इवेंट जो है लाइफ इंश्योरेंस केस में सर्टेन होता है और उसमें कोई कॉन्टिजेंसी नहीं होती है। लेकिन फायर और मैरीन इंश्योरेंस में अगर लॉस अगेंस्ट फायर या लॉस अगेंस्ट मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, सो दैट लॉस मे हैपन, मे नॉट हैपन। तो जो फायर और मैरीन इंश्योरेंस है वो कॉन्टिजेंसी पॉलिसीज होती हैं। इनमें जो लॉस रिकवर होता है वो होता है डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। इट मे हैपन एंड इट मे नॉट हैपन, बट इट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद आ जाते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी बच्चों जब हमने प्रिंसिपल करा था तभी मैंने बता दिया था कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में बहुत ही जरूरी है, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, लेकिन टाइम अलग अलग है। लाइफ इंश्योरेंस में जब पॉलिसी ली जाए तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फायर इंश्योरेंस में जब पॉलिसी ली जाए और जब लॉस हो दोनों टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और मैरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ लॉस। इसका एग्जांपल देके मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं व्हाइल आई एक्सप्लेन यू द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो बच्चों ये तीनों इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर इनके फीचर्स या इन इंश्योरेंस पॉलिसीज के पर्टिकुलर एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएं तो आप लाइफ इंश्योरेंस के केस में होल लाइफ पॉलिसी, एंडाउमेंट पॉलिसी, चिल्ड्रन एंडाउमेंट पॉलिसी, एन्युटी पॉलिसीज, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। फायर इंश्योरेंस के ऐसे कोई एग्जांपल्स नहीं होते हैं। मैरीन इंश्योरेंस के केस में कार्गो इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस, वॉयज इंश्योरेंस, इस तरह के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। तो ये मैंने कवर अप कर लिया बच्चों 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड इट्स कंपैरिजन। तो हमारी जो बिजनेस सर्विसेज थी उसमें मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि 3 बिजनेस सर्विसेज हमें करनी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोस्टल सर्विसेज। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं करंट ईयर के सिलेबस में जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं लेकिन सिलेबस में हैं और मैंने वो कवर अप किए हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में नहीं हैं और एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमारा पोस्टल सर्विसेज करके एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको हम कर लेते हैं और उसके बाद हमारा चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज ओवर हो जाएगा। बच्चों इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारी पोस्टल सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री और अक्रॉस द कंट्रीज भी प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द मेल सर्विसेज। So Indian Post and Telegraph Department that provides the various postal services are divided into 2 categories। जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो बैंक की तरह की सर्विसेज होती हैं जो कि पोस्ट ऑफिसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो मेल सर्विसेज हैं वो डिलीवरी से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं जो कि पोस्ट ऑफिसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं करना है। सिलेबस में जो करंट ईयर का सिलेबस है आप सीबीएसई की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर स्पेसिफिकली सिर्फ यही मेंशन किया हुआ है, तो हम यही करेंगे। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, पहले ये बहुत ज्यादा डिटेल में था लेकिन अब हम इतना ज्यादा कवर अप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज बच्चों के जो फैसिलिटीज जो है वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स के थ्रू, जिस तरह से बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है ना, बिल्कुल उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवाए जाते हैं, डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और उसके थ्रू जो फैसिलिटीज मिलती हैं कस्टमर्स को वो फाइनेंशियल फैसिलिटीज कहलाती हैं बाय द पोस्ट ऑफिसेज। तो जिसमें बहुत कॉमन जो हम सब ज्यादातर जानते हैं पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा लेते हैं कस्टमर्स, जिसमें पैसा जमा कराते रहते हैं और एक ड्यूरेशन के बाद उसमें से पैसा निकाला जा सकता है। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद इस अकाउंट को यूज करते हैं और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा हाई होता है। फिर एनएससीज होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बिल्कुल जिस तरह से हमने बैंक में देखा था कि फिक्स अमाउंट फिक्स ड्यूरेशन के लिए जमा करा दिया जाता है और मैच्योरिटी पे वो इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है, इसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी बैंक की तरह से अमाउंट जमा कराया जा सकता है और उसके अगेंस्ट एक सेविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें सब कुछ लिखा होगा, कितना पैसा
कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने इंटरेस्ट पे हमने पोस्ट ऑफिस में जमा कराया और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी। फिर मंथली इनकम स्कीम्स होती है वहां पर कुछ, कि किस तरह से कस्टमर्स को मंथली बेसिस पे जो है वो रेगुलर इनकम मिलती रहती है ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन द बैंक। फिर मनी ऑर्डर फैसिलिटीज होती हैं, पुरानी फिल्मों में भी हम देखते थे, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह लोग मनी ऑर्डर्स के थ्रू अपने रिश्तेदारों को या कहीं पर भी पैसा भेजना हो वो पोस्ट ऑफिस की मनी ऑर्डर फैसिलिटीज के थ्रू बेचते हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं जो पहले भी थी पर अभी भी इनका स्कोप खत्म नहीं हुआ है। और मेल सर्विसेज में भी ट्रेडिशनल सर्विसेज भी हैं, मॉडर्न सर्विसेज भी हैं, जो कि अभी भी एज एन इंडिविजुअल भी हम उन पर डिपेंडेंट होते हैं और बिजनेसमैन भी इन मेल सर्विसेज पे डिपेंडेंट है। रजिस्टर्ड पोस्ट फैसिलिटी होती है जिसमें एक फॉर्म भरा जाता है और जिसमें एक गारंटी दी जाती है कि जिस एड्रेस पे आपको सामान भेजना है उस एड्रेस पे वो मिलेगा, और अगर वहां नहीं मिलता तो वो वापस सेंडर के पास आ जाता है। सो मेल और द पोस्ट डिलीवर टू द एड्रेसी और इट कम्स बैक टू द सेंडर व्हेन इट इज सेंट थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट। एक तो नॉर्मल पोस्ट होती है, जैसे कि हमने लेटर बॉक्स में डाल दिया तो वो नॉर्मल पोस्ट होती है, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में फॉर्म भरकर प्रॉपर सेंडर का एड्रेस, जिसको भेजना उसका एड्रेस, सब कुछ बहुत स्पेसिफिकली मेंशन होता है। इसलिए ये गारंटी होती है कि 100% वो एड्रेसी को मिलेगा ही मिलेगा, और अगर एड्रेसी अवेलेबल ना हो तो वो वापस आ जाती है। पार्सल में किसी भी तरह की आइटम्स, नॉर्मली बुक्स, गारमेंट, सेलफोन, इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं जो हमें किसी को भी भेजने हैं, उसका कुछ वेट होता है, उसके ऊपर कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस को, और वो पार्सल्स बनाकर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज दिए जाते हैं। जो बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं उनका एग्रीमेंट होता है पोस्ट ऑफिस के साथ, वो अपने सारे कंसाइनमेंट जो है पार्सल्स के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं टू देयर पार्टीज इन द डिफरेंट स्टेट्स और इन द डिफरेंट कंट्रीज। फिर उसके बाद स्पीड पोस्ट होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें बहुत फास्ट और टाइम बाउंड गारंटी होती है डिलीवरी की। नॉर्मली स्पीड पोस्ट में जो लोकल एड्रेस होता है उसमें 24 घंटे में, और अगर कोई इंटर स्टेट या कोई इंटर कंट्री एड्रेस होता है तो उसमें 2 दिन में या 3 दिन में जो है वो चीजें डिलीवर हो जाती हैं। जो भी कुछ आपको भेजना है, डॉक्यूमेंट है या पार्सल है या लेटर है, कुछ भी है, कोई आइटम है, कमोडिटी है। और जो कोरियर सर्विसेज हैं वो प्राइवेट पोस्ट ऑफिसेस प्रोवाइड करते हैं टू सेंड द लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल्स, और उनका जो रेट होता है कंपैरेटिवली चीपर होता है पोस्ट ऑफिसेस से। तो ये कुछ मेल सर्विसेज हैं जो कि अभी तक भी इनके ऊपर नॉर्मल इंडिविजुअल और बिजनेसमैन डिपेंडेंट हैं, and they are making use of the post offices to transfer their material or the documents from one place to another place. तो इतना ही बच्चों हमें पोस्टल सर्विसेज में करना है, सिर्फ आप इनके नाम याद कर लेंगे और हर पर्टिकुलर सर्विस में क्या कवर अप होता है ये आपके लिए बस जानना जरूरी है। तो बच्चों हमारा चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज इज ओवर टुडे। चैप्टर 3 और 4 की कंबाइंड वेटेज जो है वो 14 मार्क्स की है। चैप्टर 1 और 2 जब हमने फिनिश ऑफ किया था उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने डिस्कस करे थे। अब चैप्टर 3 और 4 के भी मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर रिलीज बाय सीबीएसई, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी जो कि एक्सपेक्टेड इन दोनों चैप्टर्स में से पूछे जा सकते हैं। तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे कि अगर आपने चैप्टर 3 और 4 से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए प्लीज, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर लीजिए, सारे टॉपिक्स को समझ लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर्स करें तो आपको कोई परेशानी ना हो ये जानने में कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, उस क्वेश्चन की टाइपोलॉजी क्या है, उस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स देख रखे होंगे। तो प्लीज उन वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे, तो पूरे एनर्जेटिक मूड में और बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर उस वीडियो लेक्चर को आप अटेंड कीजिएगा, ताकि आपको ये लगे कि आप किसी भी तरह के क्वेश्चन एंड आंसर जो चैप्टर से पूछे जाएं वो आप आंसर कर सकते हैं और आपके लिए उसमें जरा सी भी मुश्किल नहीं होगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स। Till then, goodbye, stay healthy and stay connected.